हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगी कैसे आपको अपना नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है एंड क्या क्या स्ट्रेटजीज़ रहेंगी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर और क्या सिलेबस आपको करना है। ठीक है, आज हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनाऊँगी मैं आपको। उस स्टोरी से आपको बहुत एक मेजर हिंट मिलेगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आपका जो नेट का एग्ज़ाम जो आपको क्रैक करना है, दैट्स योर बिग गोल, राइट। ये आपका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो आपको किसी भी हाल में अचीव करना है। तो इसके लिए सीधी सी बात है, अगर लक्ष्य बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक स्टोरी है जिसमें आपको एक बहुत बड़ा हिंट मिलेगा और जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको गाइड करने में। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। कमल नाम का एक बच्चा था, वह 5th क्लास में पढ़ता था। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। तो उसने जब अपनी स्टडी स्टार्ट करी, लेकिन उसके जो फादर थे उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। ठीक है, उनकी जो जॉब थी वैसी थी कि उनका ट्रांसफ़र होता ही रहता था किसी दूसरी सिटी में। तो इसका मतलब जो उसका बेटा है कमल, इसका मतलब उसका भी साथ में जहाँ पर उसके फादर जाएंगे वैसे वैसे कमल भी वहाँ पर रहता था अपने फादर के साथ। और उसके जो स्कूल से वे चेंज होते रहते थे, जिससे उसकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा लॉस होता था, क्योंकि सिलेबस कवर हो नहीं पाता था स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स चेंज होते रहते थे। तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उस कमल को। ठीक है, जब सेटल करते थे वे। तो फ्रेंड्स, अब दिक्कत ये, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि समय उसके पास कम होता था, लेकिन इसलिए उसका कवर हो नहीं पाता था। तो वह कैसे अपने लक्ष्य को अचीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिंक बना के चलिए। आपका नेट का एग्ज़ाम भी सेम वैसे ही है कि आपका नेट का एग्ज़ाम मान लीजिए 2 मंथ्स के बाद है। ठीक है, टाइम कम है, सिलेबस कवर हुआ नहीं, तो कैसे अपने इस बड़े लक्ष्य को अचीव करें। यहाँ पर एक लिंक बना दिया। जब कमल दूसरे शहर में गया, वहाँ पर जो उसका एडमिशन हुआ न्यू, तो उसकी पढ़ाई तो स्कूल में हो नहीं पाई, रेगुलर नहीं थी उसकी पढ़ाई, क्योंकि उसका एडमिशन नए स्कूल में हो गया था और एग्ज़ाम होने में सिर्फ 15 दिन का टाइम रह गया था। ठीक है, और कमल का पूरा सिलेबस पेंडिंग था। ठीक है, अगर वे 15 दिन में उस सिलेबस को कवर कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो वे फेल हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो अब उसके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट था कमल के सामने कि मुझे 15 दिन में अपना पूरा ये सिलेबस कवर करना है। तो जो कमल की माँ थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या किया जाए। तो कमल की माँ ने उसके टीचर से बात करी, उससे सोल्यूशन मांगा कि हम अभी सेटल हुए हैं, नया एडमिशन है, सिलेबस बच्चे का हुआ नहीं, 15 दिन का टाइम है, उसके बाद एग्ज़ाम्स है बच्चे का, तो कैसे तैयारी की जाए। तो टीचर ने उस कमल की माँ को एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और यही सोल्यूशन भी आपको अप्लाई करना है। लेकिन आगे स्टोरी अभी कंटिन्यू है, सुनते जाइएगा। तो जब टीचर ने बताया, जैसा जैसा टीचर ने कमल की माँ को बताया, सेम उसकी मदर ने वैसा ही तरीका अपनाया। अब तरीका क्या था, ध्यान से सुनिए। कमल को 15 दिन में 150 क्वेश्चंस करने थे लर्न। ठीक है, अगर कमल की माँ उसको डायरेक्ट ये कह देती कि 150 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ठीक है, तुम्हें 150 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, किसी भी हाल में मुझे करके दिखाओ 15 दिन में 150 क्वेश्चंस, तो अगर मैं उसको ये बात बोलूँगी कमल को, वह तो वैसे ही डर जाएगा। कमल की माँ सोचती है, अगर मैं उसको डायरेक्ट ये कहती हूँ कि 150 क्वेश्चन लर्न करके सुनाओ मुझे, वह तो वैसे ही डर जाएगा, करेगा ही नहीं लर्न। वे चाहे उसको मैं कितना ही बड़ा गिफ्ट दे दूँ उसके बदले में कि अगर तुम मुझे 150 क्वेश्चन करके सुनाओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगी। मतलब आप उसको किसी भी तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते, उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते कि तुम मुझे 150 क्वेश्चन करके सुनाओ। तो यहाँ पर कमल की माँ ने क्या किया, 150 क्वेश्चन थे, यानी 150 क्वेश्चन थे जिसको लर्न करने थे। ठीक है, उसने जो उनकी जो मदर थी, उन्होंने उस 150 क्वेश्चन को 15 दिनों के हिसाब से बांट दिया। ठीक है, अब कमल की माँ ये कहती है कि तुम्हें मुझे डेली सिर्फ 10 क्वेश्चंस सॉल्व करके देने हैं या 10 क्वेश्चंस करने हैं। अगर तुम डेली के 10 क्वेश्चंस करोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगी। मतलब एक गिफ्ट भी साथ में रख दिया जिसको मोटिवेट करेगा। अब
कमल के सामने, कमल को अभी इतना बड़ा टारगेट अचीव करना था 150 क्वेश्चंस का। अगर उसको डायरेक्ट ये कह देंगे कि तुम्हें 150 क्वेश्चंस करने, वे अपने उस टारगेट से डर जाएगा। अगर वह डर जाएगा तो वह मेहनत नहीं करेगा, तैयारी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसकी माँ ने उस बड़े टारगेट, जो एक बड़ा गोल था, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। अब उसका डेली का ऑब्जेक्टिव था सिर्फ 10 क्वेश्चंस को लर्न करना। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बात बता रही हूँ स्टोरी के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा। उसने भी 10 क्वेश्चंस, अब कमल के लिए भी 10 क्वेश्चंस लर्न करना डेली काफ़ी इजी हो गया, बिकॉज उसको पता है मुझे डेली के 10 क्वेश्चन करने, मुझे एक बहुत बड़ी चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो उस अपनी माँ की इस बात को वह मान गया, जिसकी जो मदर थी उन्होंने जो कहा, कमल अपनी मदर की बात पर एकदम तुरंत एग्री हो गया। ठीक है, मैं डेली के 10 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो उस बात को लेकर कमल भी खुश, उसकी मम्मी भी खुश, ठीक है। तो कमल ने उसको कमल को उसी दिन जब उसने वे टारगेट अचीव किया, उसको एक बहुत बड़ी चॉकलेट मिली, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है। और वे कहने लगे कि यस मम्मा, मैं कल भी आपको ये 10 क्वेश्चन सोल्व करके दूंगा, बस मुझे आप चॉकलेट दे देना। उसकी मम्मी ने भी तुरंत हाँ कह दी। समझ रहे हो बात मेरी। अब यहाँ पर कमल का पूरा डेडिकेशन भी इन्वॉल्व था, इंटरेस्ट भी था उसका, ठीक है। अब खुद सोचिए फ्रेंड्स, आप आई थिंक स्टोरी को लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ। अब कमल 15 दिन तक रोज़ इसी खुशी से अपने डेली के 10 क्वेश्चंस सोल्व करता गया, अपनी मम्मी को करके दिखाता गया, एंड उसके 15 दिन के अंदर 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। और उसका जो फेल होने का डर था, उसका भी फेल होने का डर तो भाग ही गया। 7वें क्लास में फर्स्ट आया, टॉपर, ठीक है। कमल जो सिर्फ 15 दिन पहले ही स्कूल में आया, उसका एडमिशन हुआ, उसका सिलेबस कंप्लीट करना था 15 दिन के अंदर। उसने उस 15 दिन में 10-10 क्वेश्चन, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके अपना एक बड़ा टारगेट अचीव किया 150 क्वेश्चंस को लर्न करने का। एंड लर्न तो किए ही किए, साथ में क्लास में टॉपर भी आया। तो यही बात आप अपने नेट के एग्ज़ाम पर सोचिए। आपकी नेट के एग्ज़ाम में 10 यूनिट्स है। सेकंड पेपर की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट पेपर की ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको वीडियो, उसमें मैंने स्टोरी नहीं बताई थी, यहाँ पर मैंने एक स्टोरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10 यूनिट्स है जो आपको कंप्लीट करनी है। अब आपको लग रहा है कि अब आप डेली सोचते हो, हर 10 यूनिट्स कैसे होगी 10 यूनिट्स, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस जो है इतना अफरा तफरी मचाते हैं आपके माइंड के अंदर कि आप स्टार्ट कर ही नहीं पाते। आप यहाँ पर सेम उसी कमल की पोजीशन पे हो जब उसके सामने टारगेट था 150 क्वेश्चंस को इमीडिएट लर्न करने का। समझ रहे हैं बात मेरी। अपने आप को कमल की जगह पर रख के देखिए आप। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ गई कि मुझे 150 क्वेश्चंस 10 यूनिट्स में कैसे करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या सिलेबस है, इसका मुझे स्टार्टिंग नहीं पता, इसका मुझे एंडिंग नहीं पता। ये क्वेश्चंस हर एक बच्चे के दिमाग में होते हैं और यही से वे भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। समझ रहे हैं बात मेरी। इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो आपका डर है अंदर से कि कैसे तैयारी होगी, जो आप डर जाते हो, ये ही आपकी सबसे बड़ी एक हाइंड्रेंस, एक रुकावट बना हुआ है आपके गोल को अचीव करने में, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ें क्लियर कर पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप यहाँ पर कमल की जगह पर सोचिए। अब आपके सामने 10 यूनिट्स का टारगेट है सेकंड पेपर का, ठीक है। अब आप उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में अचीव बांट लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। डेली का आप पहले 1 यूनिट उठाइए, भूल जाइए बाकी की 9 यूनिट्स भी है, उसको तो आप देखिए भी मत। सही बता रही हूँ आपको मैं। आपका माइंड एक जगह पर फोकस रखिए। आप उन 9 यूनिट्स को कम्प्लीटली मतलब भूल जाइए कि 9 यूनिट्स कोई है भी। सिर्फ आप कोई भी 1 यूनिट उठाइए जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इजी यूनिट्स ही उठाना चाहिए। जब आप इजी यूनिट्स उठाएंगे, उनको अच्छे से कवर कर पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपका डे बाय डे आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी। तो आपने कोई एक ऐसा इजी यूनिट उठाया जो आपने स्टार्ट कर दिया। अब उस 1 यूनिट में आपके 10, अभी हम सिलेबस पर भी आएंगे ये कंप्लीट होने के बाद। देखिए कहानी थोड़ी सी मैं आपको अभी स्टोरी से लिंक करके बता रही हूँ चीज़ें। अब जो आपकी 1 यूनिट में 10 सब पॉइंट्स है ऐसे, ठीक है। आपकी 1 यूनिट में 10 सब पॉइंट्स है। अब आप टारगेट बनाइए कि मैंने 1 यूनिट उठा ली, पिक कर ली, अब मुझे डेली का 1 पॉइंट कंप्लीट करना है। जब आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप शिफ्ट कीजिए नेक्स्ट यूनिट पे, देन 3rd, देन 4th, देन 5th, देन 6th। इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट टिप थी फ्रेंड्स मेरी ये, पहले अपना डर को दूर कीजिए,
फिर सेकंड टिप इज़ जो आपका जो बिग गोल है JRF क्रैक करना, उसको आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कीजिए। गोल्स आर डिफरेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, ठीक है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही डिफरेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे सिलेबस की। एंड फ्रेंड्स, जो डिफ़िकल्ट जो आपको लगता है लाइक टैक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या कुछ बच्चों को अकाउंटिंग में डिफ़िकल्ट लगता है, तो जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसको आप हमेशा लास्ट में उठाएं। बिकॉज ऐसे कहते हैं जितना चीज़ें आपके माइंड में फ्रेश रहेगी उतना आपके वे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हमने कोई डिफ़िकल्ट यूनिट पहले उठा ली, जैसे जैसे आप जब 10 यूनिट्स कंप्लीट कर देंगे अपनी, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि क्या मुझे पिछले वाला काम याद है। आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी कि मैं तो काम भूलता जा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी सारी चीज़ें आपके माइंड में स्टोर होती है, बट आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप डिफ़िकल्ट यूनिट्स को उठाते हैं लास्ट में, फॉर एग्जांपल आपका नवंबर के लास्ट में मान लीजिए आपका क्विज़ भी हो गया अच्छे से, आपकी सारी प्रैक्टिस भी हो गई, आपने सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए, जो सब्जेक्ट्स आपने लास्ट में उठाए थे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, वे आपके एग्ज़ाम जब आपका दिसंबर में होगा तो आपको वे चीज़ आपके माइंड में रहेगी। हाँ, ये चीज़ें मैंने अभी पढ़ी थी रिसेंटली, तो हाँ मुझे ये याद है। आई होप आप मेरा पॉइंट कैच कर पा रहे हैं। तो आपको कमल की तरह अपने आप को समझना है। वहाँ पर कमल की माँ जो है, मदर जो है, वे कमल को गाइड कर रही थी, ठीक है, टीचर से सॉल्यूशन पूछकर कि कैसे किया जाए। तो टीचर ने भी कितना अच्छा सॉल्यूशन बताया कमल की मदर को कि आप 150 क्वेश्चंस को 10 डेज में डिवाइड कर दो, ठीक है, 15 डेज में डिवाइड कर दो। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। आप फॉर एग्जांपल आप कमल की जगह अपने आप को रख कर देखिए, एंड मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप अपने बिग ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको अचीव करें। स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिग गोल को अचीव कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सिलेबस की कि आपको एक सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो करनी है किसी भी हाल में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपका सिलेबस है नेट का। अब आपके पास सेकंड पेपर में कॉमर्स के 10 यूनिट्स है और आपके पास मान लीजिए 90 डेज है जिसमें आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बताइए कैसे करेंगे अब आप इन 10 यूनिट्स को इन डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब कैसे, देखिए अब आपकी जो फर्स्ट यूनिट, अब आप जब इनको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में, अब आप इसको ना कंप्लीट सिलेबस की तरह मत देखिए। अगर आपने फर्स्ट यूनिट पिक करा है तो इनको भूल जाइए, सिर्फ आपका पूरा फोकस इसी यूनिट पर होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, ऐसे ही फिफ्थ। जब आप इस यूनिट पर आ जाएंगे तब आपको लगेगा अरे मैंने तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आपको खुद को ही बहुत अमेजिंग फीलिंग होगी। फ्रेंड्स एक बात बताऊँ मैं आपको, जब भी आप छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हो ना, तो आपको आपको अपने आप अपनी पीठ को थपथपाना चाहिए, यानी खुद अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि अरे वाह मैंने ये कर लिया। मतलब आपको खुद भी, जैसे उसकी मम्मा उसको चॉकलेट देती थी, तो आप चॉकलेट खुद लाइए अपने आप के लिए। आप समझ रहे हैं बात मेरी? आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, जिससे आपको एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आएगी, आपको एक खुशी होगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपके अंदर। एंड आप नेक्स्ट यूनिट जब प्रिपेयर करेंगे तो आप में एक अलग ही जोश होगा। यानी पहले आपने इस यूनिट को कंप्लीट करके अच्छा आपने सेलिब्रेट कर लिया, हाँ मेरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। देन आप सेकेंड यूनिट पर जाइए। ऐसे जब छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करेंगे, जब आपको खुशी होगी, आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, देन नेक्स्ट यूनिट पर जाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्या क्या आपको करना चाहिए हर एक यूनिट में। ये हमारी है फर्स्ट यूनिट, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। फ्रेंड्स सबसे पहले आप इस हेड जो ये यूनिट का टाइटल है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसी को ही पकड़िए कि इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन हमेशा ही बनेगा, इसको भूल जाइए सिलेबस को, इसमें से आपका एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज, इसी यूनिट में ही आपको वही बात आ गई, इसका कॉन्सेप्ट, इसके एलिमेंट तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही गया। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इसके जो ग्लोबलाइजेशन इट्स ड्राइवर्स एंड मोड्स ऑफ एंट्रीज इनटू इंटरनेशनल बिजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, दिस पॉइंट लास्ट के जो 2 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरीके से आपको जो मेन चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी वो मैंने आपको बता दी है। करना सारा होता है, जिसको जेआरएफ क्रैक करना है ना फ्रेंड, उसको सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिनके पास बिल्कुल ही टाइम कम है और उनको नेट तो अपना क्लियर करना ही करना है किसी भी हाल में, तो उनको ये पॉइंट्स तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। लेकिन जो जेआरएफ के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा है तो वे ये ना मानकर चले कि मुझे मैं अगर मान लीजिए 10 पॉइंट है तो मैं उसमें से 4 या 5 के लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। नहीं, जिसका गोल जेआरएफ क्रैक करना है उसको सारे के सारे पॉइंट्स करने हैं कि कहीं से कुछ भी आ जाए मैं रेडी हूँ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट उसके प्रिंसिपल्स हमेशा पूछा जाता है, स्टैंडर्ड्स हमेशा पूछे जाते हैं अकाउंटिंग के। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। फॉरफीचर रेशियो शेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फ्रेंड्स अकाउंटिंग को ना इसमें जैसे अकाउंटिंग इसमें बेसिक अकाउंटिंग भी आ गया, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ गया, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ गया। तो इसमें हर एक तरह की अकाउंटिंग को कंबाइन कर दिया। यहाँ तक आपका बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया। बेसिक अकाउंटिंग के अंदर प्रिंसिपल्स, पार्टनरशिप का बेसिक थोड़ा सा, उसका प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं कि न्यू रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो, इस तरह से क्वेश्चन। फॉर फ्यूचर ऑफ एंड रेशियो यानी शेयर कैपिटल का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड होल्डिंग कंपनी अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केज इन कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रेशियो एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। फंड फ्लो एनालिसिस के, कैश फ्लो एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं आते इनके किसी के भी। बस आपको फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को क्लियर करना है, दैट्स इट। ओके, एंड रेशियो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों में से। ये रेशियो, फंड एंड कैश, तीनों में से रेशियो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपकी आ गई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता ये, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना इसका, ठीक है। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो जितना मैंने अभी तक आपको बताया मुझे यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। फिर हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका क्या स्कोप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिलेशनशिप एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये सारी चीज़ें ये मतलब स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यस, मार्केट प्राइस, जो ये मार्केट्स होती है, 5 मार्केट होती है आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपको पढ़नी होती है, ठीक है। ये मार्केट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रही बात स्ट्रेटजीज़ की, ये टॉपिक आपका मार्केटिंग के अंदर भी कवर हो जाता है, तो ये वाला टॉपिक का वहाँ से भी कवर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मार्केट्स है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट का, मार्केट्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ओके। बिजनेस फाइनेंस के आपके स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपके 3-5 क्वेश्चन आपके होते हैं हर एग्जाम में, आपके हर एक पेपर में से, हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो आप उसमें से 3 क्वेश्चन मान के चलिए इसकी आपके आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हो बात मेरी? आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है, यानी आपके जो सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, आपकी 10 यूनिट्स होती है, तो आप मान के चलिए एवरेज कि आपका हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए आपके जो 5 जो ये पॉइंट्स आपके, ये इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आराम से आएंगे, ठीक है। एंड इसमें से आपके क्वेश्चन 2 या 3 बनेंगे सिर्फ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ। करेंगे सब कुछ हम, लेकिन आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड में आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। स्क्यूनेस क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, इनके फॉर्मूलेज आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सैम्पलिंग का टॉपिक। सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस यूनिट का, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा। ओके, देन हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM की। मैं भी कंप्लीट आपको करा चुकी हूँ यूनिट। इसमें अब ये पूरी यूनिट आपको आती होगी, ठीक है, लेकिन इसको ना 3 पार्ट्स में बांटा गया है इस यूनिट को। फर्स्ट आपका मैनेजमेंट होता है, दूसरा HRM एंड तीसरा OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट्स के 3 सब्जेक्ट के टॉपिक डाले हुए हैं इस यूनिट के अंदर कंबाइन करके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप एंड मोटिवेशन की थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HRM का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जॉब इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब इवैल्यूएशन अब की बार आया है, पिछली बार आपका जॉब इवैल्यूएशन नहीं था, ठीक है। अब की बार जॉब इवैल्यूएशन का टॉपिक आया है। तो जब कोई चीज़ नहीं आती है सिलेबस के अंदर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन दूंगी जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें आपके माइंड में समअप हो जाएंगी। लास्ट 7th यूनिट है हमारी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका जो ओवरव्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, RBI का पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, डिजिटाइजेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी अप्रोचेज एंड मार्केटिंग चैनल्स एंड मार्केटिंग मिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। PLC इम्पॉर्टेंट है एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं। प्राइसिंग डिसीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर्विस मार्केटिंग पूरी आपकी MCOM के अंदर फुल फ्लैज बुक होगी। MCOM 4th सेमेस्टर में आपकी पूरी एक फुल फ्लैज बुक है सर्विस मार्केटिंग के नाम से, ठीक है। तो अब इसमें किया जाए, आपको सिर्फ सर्विस मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं मेन चीज़ें, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवियट एम्प्टर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। एंड इसमें जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड GST भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जो ये IT एक्ट है, RTI एक्ट है, ये आपको सिर्फ पढ़ के जाने अच्छे से, ठीक है। ये सारा जो RTI एक्ट है ये आपको इसमें मोस्टली लर्न्स करनी होती है चीज़ें कि क्या होने पर हमें कितना फाइल करना है, कितनी पेनल्टी लगनी है, इसका मतलब क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स में यही चीज़ें मेनली रहती हैं। लास्ट यूनिट है हमारी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका बेसिक इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है। एग्जम्प्टेड इनकम, डिडक्शंस कौन कौन सी लगती है, एंड जो 5 हेड्स है इसके इनकम, ग्रोस इनकम निकालने के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, बिजनेस एंड जो प्रोफेशन से इनकम होती है, जो आपका 3rd यूनिट है, 3rd हेड है, 4th आपका कैपिटल गेंस, 5th आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों जो हेड है ग्रोस इनकम निकालने के, ये आपको पांचों के पांचों हेड कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शंस कब कहाँ कैसे लगती है, एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, ये चीज़ें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ओके। मैं इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट समझती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको मैं कंक्लूजन देती हूँ। अब आपको मैं सारी चीज़ें मतलब जो मैंने टिप्स बताई है सारी आपको यहाँ पर एक पॉइंट्स में आपको मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताऊँगी। सबसे पहले आपको डरना नहीं है कि इतना बड़ा गोल है कैसे अचीव करें, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कुछ नहीं हो रहा है, ये चीज़ अपने माइंड में नहीं लानी, डरना नहीं है। आपको अपने उस बड़े गोल को छोटे छोटे लक्ष्य, स्मॉल गोल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सेकेंड टिप इज़, जब आप अपने छोटे स्मॉल टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, ठीक है, जब आप अपने बड़े बिग ऑब्जेक्टिव्स को स्मॉल टारगेट्स में डिवाइड करते हैं तो सिर्फ उसी स्मॉल टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा फोकस लगाइए। 3rd टिप इज़, जब आप उस स्मॉल टारगेट को अचीव कर लेते हैं
तब आप उसको सेलिब्रेट भी कीजिए। एंड सेलिब्रेशन के बाद आप अपना दूसरा टारगेट, जो स्मॉल टारगेट दूसरा है, उसको अचीव करने में लग जाइए। आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, अरे वाह मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली, ठीक है। अपने मतलब आप उसको, उस चीज़ को अपने तरीके से अपनी खुशी बनाइए, अपना सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। देन आप फिर उसको आप फर्स्ट यूनिट कंप्लीट के सेलिब्रेशन के बाद जस्ट नेक्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट कीजिए, फिर थर्ड यूनिट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे आप करते जाइए, ठीक है। तो थर्ड टिप मेरी यही थी। अब हम बात करेंगे फोर्थ टिप की। अपने ऊपर ट्रस्ट तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। जब आप अपना दूसरा टारगेट पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको मेन चीज़ अपने माइंड में क्या रखनी है कि जैसे ही आप उसको अचीव कर ले और उसकी खुशी बना ले कि हाँ मैंने, जब आपको लगे अंदर से कि हाँ आपको कि मैंने हाँ मेरा ये छोटा स्मॉल टारगेट कंप्लीट कर लिया, देन आप उसको जब थर्ड टारगेट को पूरा करने में लग जाइए, ठीक है। जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करते जाएंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एंड आपके जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं वे आसानी से पूरे हो जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। जब आप अपने सारे स्मॉल टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, तब आपको लास्ट में रियलाइज़ होगा कि हमने हमारी 10 की 10 यूनिट्स नेट की कंप्लीट कर ली, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी खुशी महसूस करेंगे, अरे वाह मैंने 10 यूनिट्स कंप्लीट कर ली। समझ रहे हो बात मेरी? तो इसी तरीके से आप अपना JRF क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपना सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए। एंड अपने आज से ही कमर कस लीजिए कि हाँ हमें हमारा JRF क्रैक करना है, हमें हमारे इस बड़े गोल को टारगेट्स में डिवाइड करना है, स्मॉल टारगेट्स में, और उनको पूरा करने के लिए अपनी जी जान की मेहनत लगानी है, पूरा हार्ड वर्क करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। एंड इसी तरीके से हमें डेली की क्विज़ेस भी अटेंड करनी है और हमें हमेशा मोटिवेट रहना है, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। जब भी आपको लगता है कि मुझसे मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, तो आप सोचिए कि मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट करी। मैंने जर्नी स्टार्ट की किस लिए? गोल को अचीव करने के लिए, JRF क्रैक करने के लिए। जब आप अपने उस गोल को बार बार रिमेंबर करेंगे तो आपको हर बार में मोटिवेट करेगा, पुश करेगा कि यस मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, मुझे मेरी सारी यूनिट्स कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपना लाइक देकर मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए, बिकॉज हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो आपके लाइक से और फीडबैक से हमें मिलती है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।